हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल जो बेसिक इलेक्ट्रिकल हम पढ़ रहे थे उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं अभी आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स क्या होता है, ये हम चीज देखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे मैग्नेट देखेंगे, हम एसी सर्किट देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन बचा है, हम बेसिक केवल उठाए थे, उसे हम करें अभी। और आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज क्या होता है, देखें। वोल्टेज सोर्स, ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में इंटरनल ये रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, आर आई बोल सकते हैं इसका हम। और ये है लोड है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास लोड है। तो अब देखो, हमारे पास इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है। इस कारण से क्या होना चाहिए हमें कि ये मिनिमम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ये मान के चलो ये वोल्टेज हमारे पास रहेगी, तो ये वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। इस कारण से मिनिमम वोल्टेज रहेगा, तो पूरा की पूरा वोल्टेज ये हमारे लोड को मिल सकता है। ठीक है, तो आदर्श वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा अगर आदर्श हो तो उसका जीरो होना चाहिए। ठीक है, वो जीरो रहेगा। और जो व्यवहारिक वोल्टेज रहेगा उसका वोल्टेज सोर्स का कम से कम होना चाहिए उसका। ठीक है, अब उसी के हम प्रोफेशनल में हम देखेंगे कि एक आदर्श वोल्टमीटर क्या होता है। आदर्श वोल्टमीटर में क्या रहता है, आदर्श वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस रहता है सीरीज में, ठीक है, वो कैसा रहेगा, इन्फिनिटी होना चाहिए या फिर हाई होना चाहिए। ठीक है, और व्यवहारिक कंडीशन में उच्च रहता है। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा ये करंट का मान यहाँ से हम निकालते हैं, आई एल का मान निकालते हैं, आई एल का, तो ये वी बटे आर एल प्लस आर आई। आर आई ये हमारा इंटरनल है और ये लोड रेजिस्टेंस है जो हमारे की करंट निकल है। क्यों? देखो, ये सीरीज में ही ये रेजिस्टेंस भी और ये वाला भी हमारे सीरीज में, इस कारण से दोनों जोड़ गए, लोड और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों जोड़ा और करंट वोल्टेज से निकाल लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बारे में। आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप अगर हमें निकालना रहेगा तो करंट का मान अगर हम निकालते हैं, तो इंटरनल जितना रेजिस्टेंस, जैसे मान के चलो हमने एक माना है और करंट हमने कितना माना, एक, ये 10 मान लिया। ठीक है, किस तरह से माना हमने, इसको मान लिया। जैसे कि अगर हमारे पास वोल्टेज 100 है, 100 वोल्ट था, और लोड का रेजिस्टेंस हमने कितना माना है, लोड का रेजिस्टेंस हमने ये 9 है। ठीक है, 9 रेजिस्टेंस है और एक इंटरनल ओम रेजिस्टेंस है, तो इसको जोड़ लिया हमने, तो 10 हो जाएगी। 10 से एक जीरो कट जाएगी है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 बटे 10 आएगा। 10 से एक जीरो से जीरो कटे तो 10 एम्पियर हमारा हुआ करंट। अब हम आंतरिक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप के बारे में निकालना है, तो आई आर इंटू आर आई। ठीक है, तो हमारे पास करंट कितना है, 10 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। तो 10 और 1 में गुना होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सॉरी 10 होगा। ठीक है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज अगर हमने निकालते हैं, तो हमारे पास देखो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा कि एक तो हमारा 10 वोल्टेज कितना, जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और अब 100 वोल्टेज तो सोर्स का था, और 90, ठीक है, कितना आएगा, 10 तो माइनस हो रहा है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 90 आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज स्रोत जिनके टर्मिनल पर वोल्टेज परिवर्तित करने से उसकी टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहती है, उसे हम कांस्टेंट वोल्टेज कहते हैं। जो कि उसके वोल्टेज स्रोत वह कहलाएगा जो कांस्टेंट वोल्टेज की टर्मिनल पे हम लोड को क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कर रहे हैं, उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। और हमारा जो सोर्स का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट बना हुआ है, तो उसी का हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है, शून्य, ताकि जितना सोर्स का वोल्टेज हो लोड का उतना वोल्टेज मिल सके। ठीक है, ताकि वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा ना होना पाए। अब हम देखेंगे कि आइडियल करंट सोर्स क्या रहता है, आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स क्या है। तो वह करंट सोर्स जिनमें टर्मिनल पर लोड को परिवर्तित करेंगे हम, किसको, टर्मिनल के ऊपर, लेकिन जो करंट है अपरिवर्तित रहेगा उसको हम बोलेंगे। ठीक है, स्थिर करंट सोर्स कहलाता हो। आदर्श स्थिर करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, अनंत। क्यों? क्योंकि ये देखो, आदर्श वोल्टेज सोर्स ये हमारे पास करंट सोर्स है,
और रेजिस्टेंस कैसा रहता है उसके पैरेलल में रहता है। तो ये जितना ज्यादा रहेगा ना, उतना हमारा यहाँ पे करंट नहीं आएगा। ठीक है, इधर करंट नहीं आएगा इधर से, और ये लोड की ओर चला जाएगा। तो अगर ये इंफिनिटी होता है आइडियल की कंडीशन में, आदर्श वोल्टेज सोर्स का कितना है तो वो पूछेगा ना, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका आप कर सकते हैं कि इंफिनिटी कर सकते हैं। ठीक है, कितना करोगे, इंफिनिटी कर सकते हैं इसका आप। और आदर्श करंट सोर्स का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा आपको, तो इंफिनिटी रहेगा, और व्यवहारिक कंडीशन में उच्चतम होना चाहिए। मैंने वहां पे क्या बोला था, जो वोल्टेज सोर्स है उसका रेजिस्टेंस हम क्या मिनिमम रख रहे थे, लेकिन जो वोल्टमीटर था उसका हम हाई रख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स को हम कितना रख रहे हैं, इन्फिनिटी में रख रहे हैं इसका। ठीक है, और अब व्यवहारिक एमीटर में न्यूनतम होगा, कैसा रहेगा वो जीरो। अगर आदर्श कंडीशन में एमीटर रहा तो उसका जीरो हो जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट साइड में काम करते हैं इसमें एक साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोनों हो गए। अब मैं आपसे बात करूंगा किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ नियम, एक किरचॉफ जो साइंटिस्ट है इसी के नाम पे ये रखा है ये नियम। इसने दो नियम दिए हैं। ठीक है, दो नियम क्या है, देखिए, किरचॉफ का नियम लीनियर सर्किट में भी काम आता है और नॉन लीनियर में भी, रेखीय और अरेखीय दोनों सर्किट के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट अगर नियम की बात करूं मैं, जिसे हम प्रथम नियम भी बोलेंगे या फिर किरचॉफ करंट लॉ भी बोलेंगे, किरचॉफ का पहला नियम कहेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ का पहला नियम, इसे पॉइंट नियम भी बोल रहे हैं। क्यों पॉइंट नियम, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, इस नियम ये बोलता है ये, जैसे ये एक पॉइंट पे जितनी आने वाली धारा होगी उतनी ही जाने वाली धारा होगी। ठीक है, मान लो मैं 10 एम्पियर इस पॉइंट पे आ रहा है, तो ये अलग अलग इसी जगह से अगर 10 एम्पियर ये आ रहा है, तो बाकी इधर बटेगा, बाकी इधर बटेगा, इधर बटेगा, ऐसे चार जगह पे वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार से मतलब एक पॉइंट के ऊपर वो काम कर रहा है। तो क्या है देखो, किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार नेटवर्क या किसी बिंदु के ऊपर या कोई संधि, जंक्शन पॉइंट, ठीक है, जितनी भी मिलने वाले करंट का बीजगणित योग कितना होगा, उसकी जंक्शन से आने वाली करंट का, जंक्शन से करंट आने वाली जितनी भी करंट रहेगी उसका बीजगणित योग जाने वाली के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये किरचॉफ का नियम कहलाता है। ये क्या, किसके ऊपर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। जैसे ये पॉइंट है, मान लो अपन एक ये पॉइंट माना अपन है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 5 एम्पियर इधर आ रही है, ये 4 एम्पियर इधर आ रही है, तो इधर कितने जाएगी, 9 एम्पियर हो जाएगी, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। ठीक है, यही हमारे पास है। तो इसी प्रकार ये रहेगी हमारे पास, देखो, ये जितनी आ रही थी उसे हम एक साइड लिखा, जैसे 1 और 2 इज इक्वल टू आई, ये हमारे पास है इतने। ठीक है, इस नियम से अकॉर्डिंग निकाल सकता हूँ। जैसे 5 + 4 बराबर में कितने, 9, क्योंकि ये आ रही है तो इसमें हमने मान रख लिया। ठीक है, तो ये हमारा आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स मैंने आपको बताया। उसके बाद किरचॉफ का नियम बताया। अब किरचॉफ का ये पहला नियम, उसके एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं हम। जैसे ये एक न्यूमेरिकल है बीजगणित योग, इसका हम देखेंगे। देखो, एक ये पॉइंट पे धारा, मतलब एक ये आ रही है, ठीक है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, और एक ये आ रही है। 3 पॉइंट, 3 डायरेक्शन से अलग अलग करंट आ रही है। जैसे यहाँ से 2 आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है, यहाँ से 10 आ रही है। तो आने वाले हम करंट का इसका मान रख लेते हैं I1 रख लेते हैं, इसका मान I2 रख लेते हैं, और इसका मान 3 रख लेते हैं। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, ये बाहर जा रही है, ठीक है, और ये भी बाहर जा रही है। तो ये और ये, इसमें क्या लिखा है, I, इसको हम मान लेते हैं I4, और ये I5 को हमें फाइंड आउट करना है, I4 प्लस I5। ठीक है, ये हमारे पास नहीं है पता। ठीक है, इसके बारे में हमें पता करना है। तो टोटल कितने आ रही, I1 कितना है, 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, कौन सा, 10 एम्पियर है। ठीक है, सॉरी, I2 10 एम्पियर है, और I3 कितना है, 2 एम्पियर है, इज इक्वल टू में करेंगे हम I4 कितना है, I4 का मान रख लेते हैं हम 5 है, प्लस I5, ये हमें निकालना है 5। हम इसको सबसे पहले ऐड करेंगे,
तो 10 और 3 13 और 2 15, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये 15 लिख लिया, ठीक है। प्लस करा मैंने, और यहाँ पे कितने हैं, 5 प्लस आई 5 है, ठीक है। इसको अगर मैं इधर ले जाता तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा ना। तो 15 - 5 बराबर I5। 15 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, I5 बराबर 10 हो जाएगा। ये हमारा पास राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है, I5 बराबर 10। तो मैं आपको बताता, ये देखो, ये आंसर राइट आ रहा हमारे पास, 10 आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये किरचॉफ का पहला नियम मैंने आपको बोला। सेकंड नियम में आपको बताता हूँ, सेकंड नियम क्या बोलता है। किरचॉफ का सेकंड नियम, अगर द्वितीय, इसको हम द्वितीय नियम बोलेंगे, या ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसे बोलेंगे। और जो फर्स्ट नियम था वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर काम कर सकता था, ठीक है, इसके ऊपर वो काम करता है। और किरचॉफ का वोल्टेज नियम बोलेंगे, या किरचॉफ मेश लॉ भी बोलेंगे इससे, ठीक है। उसको हम पॉइंट नियम बोल रहे थे, इसको मेश लॉ बोलेंगे। ये क्या होता है, जैसे कि ये बोलता है एक ये सर्किट है, मान के चलो एक सर्किट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना वोल्टेज सोर्स लगा है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस 3 है। तो जितना वोल्टेज सोर्स है उसका बीजगणित योग, जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका बीजगणित योग के बराबर रहेगा, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसका प्लस में, और जितना वोल्टेज ड्रॉप है उसका प्लस करेंगे दोनों को, क्योंकि वो माइनस हो रहा था उसको माइनस में हम उसको प्लस करेंगे, तो वो क्या होगा, आपस में जीरो हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा एक सेकंड नियम रहेगा। जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, अब वोल्टेज यहाँ पे V1 ड्रॉप हुआ, यहाँ पे V2 हुआ, और यहाँ V3 हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। E बराबर आई आर होगा, E बराबर आई आर। अगर हम पूरा के पूरा यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस का, अगर हम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, तो हम सीधे इससे भी निकाल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये अलग अलग वोल्टेज निकालने के लिए अलग अलग IR1 यानी कि V1 निकलेगा यहाँ पे, यहाँ का IR1, और यहाँ पे V2 निकालने के लिए IR2, और यहाँ पे V3 के लिए IR3, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। अब ये अलग अलग हम निकाल सकते हैं, और उसी के अनुसार से हम इसे ऐड कर सकते हैं। इसको बीजगणित योग कैसा रहेगा, या तो फिर अगर हम बराबर में कर रहे हैं तो उसको बराबर आएगा, और सभी को एक साथ जोड़ रहे हैं तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम माइनस में लेंगे, और जो प्लस में है उसको हम पॉजिटिव रहे, जो सोर्स रहेगा उसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी क्लोज लूप में, क्या है, एक क्लोज लूप में ईएमएफ और उसके प्रत्येक भाग में होने वाले जो आईआर मतलब वोल्टेज ड्रॉप, बीजगणित योग कैसा होगा, शून्य होगा। और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, किसके ऊपर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। इस नियम का संबंध बैटरी से भी करते हैं, बैटरी और आईआर से करते हैं इसको हम, किससे, बैटरी और आईआर। अब मैं कुछ एक दो पॉइंट में आपको इंपोर्टेंट बताता हूँ। 1 HP के बराबर क्या रहता है, 1 HP अगर हम मेट्रिक में बात करते हैं तो वो 746 वाट के बराबर होता है। ये एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट आपको पूछ सकता है, ठीक है। और 1 HP में अगर हम ब्रिटिश पद्धति में अगर हम देखते हैं तो 735.5 वाट होता है, 735.5 वाट होता है, ठीक है। एक मेगावाट कितना होगा, 1 मेगावाट ये इतना हो सकता है, 10 की, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 6, और ये पूरे 6 जीरो रहेंगे, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर बराबर 36 गुणित 10 की घात 5 वाट सेकेंड जूल भी इसका यूनिट, वाट सेकेंड जूल, या फिर वाट सेकेंड, या फिर जूल इसका यूनिट रहेगी। 1 किलोवाट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻⁶ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 किलोवाट आवर 860 किलो कैलोरी के बराबर ऊष्मा उत्पन्न करता है, कितना, 860 कैलोरी के बराबर ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब देखो ये हम स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मैं इतना ही यहाँ पे केवल मैं आपको बताया हूँ वोल्टेज सोर्स के बारे में बताया, जो कांस्टेंट वोल्टेज, आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज क्या होता है वो मैंने आपको बताया। जैसे कि ये मैं आपको बता दूं एक बार और, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स हमारा क्या हो रहा था, ये हमारे पास, ठीक है।
आइडियल वोल्टेज सोर्स ये हमारे पास है, जिसमें मैंने दोनों तरीके से आपको बताया कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जीरो होना चाहिए, ताकि हमारा कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो। ठीक है। अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक कंडीशन में हमारे पास इन्फिनिटी रेजिस्टेंस नहीं होता है, और ना ही हम आइडियल वोल्टेज सोर्स हम प्राप्त कर सकते, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी वायरिंग का या किसी भी मटेरियल का, जैसे कि एल्यूमिनियम का हो गया या फिर कॉपर का हो गया या सिल्वर का, गोल्ड का, जो भी हुआ, उसमें कुछ ना कुछ मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। इस कारण से हम आइडियल ना तो वोल्टेज सोर्स प्राप्त कर सकते हैं, ना वोल्ट मीटर को हम आइडियल देख सकते, ताकि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस भी हम नहीं कर सकते। ठीक है। तो व्यवहारिक कंडीशन में हमें देखते हैं, जो कि अगर वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं हम, तो उसमें क्या न्यूनतम रख सकते हैं हम, कि जितना कम हो सके हमारे से वो पॉसिबल हो कम कर लेते हैं। उसी प्रकार हम वोल्ट मीटर के भी जितना अधिक वोल्टेज कर सकते हैं उतना अधिक रेजिस्टेंस कर सकते हैं, उतना अधिक रेजिस्टेंस करते हैं। ठीक है। अब ये मैंने आपको एक क्या दिखाया था, इसमें एक दो न्यूमेरिकल बताया मैंने आपको। उसके बाद मैं आपको बोला था ये वाला। ठीक है। इसमें मैंने क्या दिखाया आपको, कि एक आदर्श वो करंट सोर्स के बारे में। अब मैंने करंट सोर्स, मैंने आपको बोला कि ये करंट सोर्स हमारे पास है। इसमें क्या है कि सीरीज के अंदर हम रेजिस्टेंस नहीं काउंट कर रहे इसमें। इसमें क्या है, पैरेलल में कर रहे, तो पैरेलल में जितना ज्यादा रहेगा, यहाँ से करंट ये जाएगी, ये करंट हमारी क्या है कि इधर नहीं आना चाहिए, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना तब नहीं आएगी ये। इसीलिए हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है करंट सोर्स की। ये सिंबल करंट सोर्स का है। ठीक है। अब इसमें क्या है, एमीटर रहेगा। एमीटर में क्या रहता है कि एमीटर को हम सीरीज में करंट मेजर करने के लिए सीरीज में करते हैं, और वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि एमीटर के अंदर जितना कम रेजिस्टेंस हो उतना ही अच्छा है। आइडियल की कंडीशन में क्या होगा, वो जीरो होना चाहिए हमारे पास। ठीक है। लेकिन हम आइडियल तो जैसे वोल्टमीटर को भी हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार हम एमीटर को भी आइडियल नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए क्या रहता है, इसमें व्यवहारिक कंडीशन में एमीटर का जो प्रतिरोध है वो कम से कम होना चाहिए। अब मैंने सेकंड वाला आपको बोला हूं कि किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम, दो नियम है। किरचॉफ ने दो नियम दिया है, और ये नियम आपको पूछ सकता है ये लीनियर सर्किट के ऊपर लागू होता है या नहीं, या फिर नॉन लीनियर पे लागू होता है या नहीं। तो ये है, मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी लागू हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के ऊपर लागू होता है। ठीक है। और ये दो नियम है, एक तो करंट का नियम, एक वोल्टेज का नियम। करंट के नियम को हम पॉइंट का नियम भी बोलेंगे और प्रथम लॉ भी बोलेंगे। ठीक है। जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। और सेकेंड नियम क्या बोला था, सेकेंड नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। वोल्टेज का नियम कह सकते हैं हम, द्वितीय नियम भी कहेंगे। ठीक है। आने वाली धारा किसी एक पॉइंट पे, जैसे ये मैंने पॉइंट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया कि एक पॉइंट पे जितनी करंट आ रही है उतना ही, जैसे कि एक वाटर फ्लो देख सकते हैं आप। वाटर जो किसी एक टंकी में आ रहा है एक, या टंकी मान लो एक जगह से पानी आ रहा, वो एक अधिक अमाउंट में आ रहा है, और अलग अलग छोटी नली का यूज करेंगे हम, और घरों में अलग अलग घरों में उसे कॉलोनी में बांट देंगे, तो वो क्या होता है, उसमें क्या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन उसका वो उतना ही जाएगा ना जितना उसमें मिल रहा है पानी। उसी प्रकार ये भी है कि जितना करंट आएगा इंटरनल में और जितना जाएगा वो बराबर रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला था मैंने आपको, नेक्स्ट एक बात ये दिखाई थी, कि द्वितीय नियम जो था ये हम इस तरह से इसको भी हम एक करके बताया मैंने आपको। ठीक है। अब सेकेंड वाली बात क्या है, मैंने कुछ ये पॉइंट बताया था आपको। इसमें मेट्रिक पद्धति में भी आप इसको याद रखो, और ब्रिटिश पद्धति में। मेट्रिक पद्धति में पहले एम अधिक अंक में एम, एम की कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता, और बी, बी कौन से नंबर पे आ रहा, दूसरे नंबर पे आ रहा। जो बी दूसरे नंबर पे आ रहा, तो उसको आप या 735 में याद रखिए, 0.5। और इसमें क्या है, 746 वाट मेट्रिक में। ठीक है। अब ये याद रख सकते हैं आप। और एक पॉइंट ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, जो कि एलएलपी बहुत सारे एग्जाम जितने आईटीआई के रिलेटेड है उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा ये। ठीक है। तो आज के लिए है इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और बने रहिए। और वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य अपने दोस्तों जो चाहते हैं उन लोगों तक अगर हेल्पफुल है तो उन तक भी आप पहुंचाइए। ठीक है। ताकि उनकी भी हेल्प हो सके थोड़ी बहुत। ठीक है।